कैसे हैं आप सब? एक बार कंफर्म कीजिए, आवाज और इमेज दोनों क्लियर है? आवाज और इमेज दोनों क्लियर है। हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन क्या होता है, कैसे होता है, और संवैधानिक संशोधन जब करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, तो एक तो क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है, साथ में कि क्या इसके कारण हमारे संविधान को रिजिड या फ्लेक्सिबल कहा जा सकता है। यही है ना संवैधानिक। क्लियर? साउंड भी क्लियर है? चलो एक मिनट रुक जाओ, बस हथियार छूट गया है। हथियार छूट गया था, यही है। चलिए हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। देखिए संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है। हम संविधान की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, सेल्फ अमेंडमेंट की बात करते हैं। आराम से सुनो, रिलेट करो, जो पीटी का फैक्ट्स है उसको यहीं पे हम लोग समअप करेंगे और इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करके कहानी खत्म। चलिए संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का मतलब क्या है? संवैधानिक संशोधन का मतलब यह होता है कि संविधान में किया गया संशोधन, क्या यह केवल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्या यह होना चाहिए कि नहीं, क्या यह हमारे अंदर होता है कि नहीं। संशोधन सभी जगह होता है, संशोधन की गुंजाइश सभी जगह होनी चाहिए। यदि अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं होगी तो या तो उसको बदलना होगा या उसको तोड़कर हटाना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। कारण यह है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो क्या किसी को पता था कि फंडामेंटल ड्यूटी हम ऐड करेंगे ही करेंगे? हो सकता है बिना फंडामेंटल ड्यूटी के हमारा काम चल जाता। हमने ऐड किया ना, हमने पार्ट 10 दल बदल अधिनियम ऐड किया ना। किसको पता था कि जो हमारे लीडर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी इतनी निम्न स्तर पे पहुंच जाएगी जिसके कारण सुबह शाम पार्टी बदलेंगे। तो कई परिस्थितियां ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि चाइल्ड क्राइम इतना होगा, हमें उस समय नहीं पता था कि साइबर क्राइम इस लेवल पे होगा। तो कई सारी चीजें 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा वो कौन जानता है। आज के डेट में एआई एक अलग नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, कब किसको बदनाम कर दे कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में क्या रूल्स में अमेंडमेंट नहीं होता? और जब नियमों में बदलाव होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बंडल ऑफ लॉज, कानूनों का समूह, नियमों का समूह। तो इसके अंदर तो बदलना ही, इसके अंदर बदलाव तो जरूरी है ना। अगर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो क्या सोशलिस्ट, सेक्युलर, क्या इन शब्दों को हम जोड़ पाते हैं? हमने धर्मनिरपेक्षता जोड़ा, हमें समाजवाद जोड़ा, हमने अखंडता को जोड़ा। ये तीनों क्या जोड़ा जा सकता था? और हमें अगर जोड़ने की जरूरत थी और अमेंडमेंट हमारे पास, अमेंडमेंट का रास्ता नहीं होता तो क्या हम इसको जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते ना। तो इसी के लिए संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि संविधान है, समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और समय के हिसाब से चीजों को बदलना चाहिए। तो जब भी जरूरत होगा, जब भी इसको बदला जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने विकल्प छोड़ दिया कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसी के कारण इसको बदला गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या जो हमारा संविधान है वो बहुत कठोर है, या हमारा संविधान जो है वो बहुत लचीला है? क्या हमारा संविधान बहुत रिजिड है या हमारा संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है? रिजिड होने का मतलब अमेरिका के संविधान से, और फ्लेक्सिबल होने का मतलब ब्रिटेन के संविधान से। यानी क्या ये ब्रिटेन के संविधान की तरह एकदम लचीला है या अमेरिका की तरह ये रिजिड है? तो इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे। ये कहीं ना कहीं उसके बीच की स्थिति है। जब जरूरत आता है, बहुत आवश्यक हो, तो हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ मूलभूत चीजों को बदलाव की जरूरत आती है तो ये बहुत रिजिड हो जाता है, ये इतना आसान नहीं होता। यहीं पे कर लेते हैं। अब सवाल है कि प्रोसेस क्या है। देखो प्रोसेस तो आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा है, तो यहां पे उस प्रोसेस को पूरा दोहराना और टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है
और पहले पढ़ी हुई चीजें और समझी हुई चीजों का आप आगे यूज ही नहीं करेंगे, तब तो फिर से हुआ कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब संविधान संशोधन का प्रोसेस क्या है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी होगा पार्लियामेंट में होता है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर के पावर में नहीं डाला गया है, यानी राज्य की विधायिका किसी भी स्थिति में संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। जब भी करना है पार्लियामेंट, इसको किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, इसको किसी के द्वारा लाया जा सकता है, मंत्री, गैर मंत्री, और इस जब ये बिल आएगा तो दोनों ही हाउस से ये अलग अलग पास होगा। कोई भी आर्टिकल 108 के तहत किसी भी तरह का ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम ज्वाइंट सेशन करवा दें। और जब ये पास हो जाएगा जो भी संशोधन है, तो ये हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा तो उनको इस पर कोई भी वीटो नहीं दिया गया है, उनको इस पर साइन करना ही करना है, कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा खुद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, यानी पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में किसी भी मंत्री या मेंबर्स के द्वारा लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, अलग अलग पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ही करेंगे, वीटो नहीं लगा सकते। उनके सारे वीटो को आर्टिकल अमेंडमेंट 24 के तहत छीन लिया गया है। पहले यह बताओ, प्रोसेस तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब हम लोग कहां आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। देखिए, संवैधानिक संशोधन पर हम आ रहे हैं, राइट। अब जो संवैधानिक संशोधन है वो कितने तरह से होता है? तो आम बच्चे बोलेंगे 2 तरीके से या 3 तरीके से, और जो सीआईए के खास बच्चे होंगे वो पहले बोलेंगे 2 तरीके से, फिर इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि मेंटोस खाए हो तो यहीं पे आए होगे। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जब ये सवाल आता है, जब भी कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर दिए, ऑर्गेनाइज तरीके से सारे डायमेंशन को पकड़ लिए, नंबर कभी कोई काट पाएगा? एक आपको हम इमेज दिखाते हैं। हम आपको एक ऐसा करते हैं, इमेज दिखाते हैं। देखिए, क्यों कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए, हर एक पक्ष को अच्छे से देखिए और आंसर लिखिए। जहां जो कुछ चीजें नहीं भी लिखी है ना, वो भी आपको समझना है। कैसे? देखो यहां पे, यहां देखिए क्या लिखा है, 19 + 19। यहां लिखा है 19 + 19, टोटल 38 मार्क्स का ये सवाल है। सवाल क्या है? क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति और कार्यशैली के उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। यह आपका आंसर 2 पार्ट में है। आंसर 2 पार्ट में है, एक 19 नंबर का
एक पार्ट लिखोगे तो इसके लिए 19 नंबर मिलेगा, दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे तब 19 नंबर मिलेगा। अगर एक को बहुत बढ़िया लिख दिए, दूसरे को कम कर दिए, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे उनके पास आपने विकल्प ही नहीं छोड़ा उनको मार्क्स देने का, क्योंकि आपने अगर एक सेक्शन को ठीक कर दिया ना तो 19 में से ही मैक्सिमम दे सकते हैं, दूसरा आपने ठीक नहीं किया तो उस हिस्से का आंसर नंबर आपको उसमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है भी बताते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, सब बीपीएससी का सवाल है, ये नहीं कि दूसरा है। कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहां पे क्या किया, वन आधारित के लिए 12 नंबर, कृषि आधारित के लिए 14 नंबर, और कहां है खनिज आधारित के लिए 12 नंबर, टोटल 38 मार्क्स। क्यों कहते हैं कि बैलेंस आंसर लिखना जरूरी है? कारण यही है। क्यों कहा जाता है कि बैलेंस आंसर लिखना जरूरी है? कारण समझ में आ गया ना अभी? कारण क्या है? चलिए आगे आइए। अब यहां पे अगर वन आधारित फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको आप खींच दिए, नहीं आता एग्रीकल्चर वाला खींच के रख दिए, तो 14 नंबर में ही ना वो आपको नंबर देगा। और अगर तीनों को बैलेंस लिखोगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा। इसके बाद एक और है, स्थानीय शासन एवं उसकी कार्यप्रणाली को पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्थल से उदाहरणों के साथ स्पष्ट और मूल्यांकित कीजिए। यहां भी 19+19 क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 69 का है, मॉनसून से सवाल है। भारत की मानसून प्रणाली के बाद यहां पे कॉमा है, इसके स्वभाव नेचर, इसका प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द जो इसके लिए यूज किया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और व्यवहारिता यानी किस तरह से ये फिजिबिलिटी है इसके अंदर, और इसका वर्णन करना है। 38 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं बोला गया, आपको नहीं बोला गया 10 नंबर 12 नंबर 2 नंबर, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका आंसर 8 भाग में है। ठीक है, 8 भाग में, तो मोटा मोटी हर एक भाग पे अप्रॉक्स 5 नंबर के आसपास आपको मिलेगा। अगर उसके आप मॉनसून की प्रणाली को ठीक से नहीं समझाएं या उसको बहुत, मॉनसून प्रणाली तो बहुत लंबा है, खींच दिए पकड़ के, तो क्या होगा, और स्वभाव कम कर दिए, कोई और कम कर दिया, तो जो जितना नंबर जिस टुकड़े के लिए था वो तो आपको नहीं मिलेगा ना। इसीलिए बैलेंस आंसर की बात करते हैं, और इसीलिए पॉलिटी के अंदर भी आपको बैलेंस तरीके से चीजों को लिखना है। जितना अच्छा लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, आप उतना अच्छा स्कोर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन 2 भागों में क्यों डिवाइड किया। सामान्यतः आपको पता है, आप या तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 पार्ट बताएंगे, या इसके बाद आप या तो 3 भाग बता देंगे, आंसर लिख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसको अच्छे से लिख के स्कोर लेना है, अगर एसडीएम बनना है, तब कैसे लिखेंगे। ये तो हो गया कि कुछ बने या ना बने उसके लिए है, लेकिन प्रॉपर एसडीएम बनना है तो आंसर राइटिंग कैसे होगा। देखिए, तब आप यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे कैसे आप लिखोगे। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, इसको कहते हैं अनौपचारिक, इसको कहेंगे अनौपचारिक। ठीक है, इसको कहेंगे औपचारिक। औपचारिक का 2 पार्ट बनेगा, एक आर्टिकल बनेगा 368 और एक बनेगा 3 भाग में। ठीक है, एक बनेगा 3 भाग से। तो आर्टिकल 368 वाला जो होगा, इसमें 2 तरीके से होगा। ये 2 तरीका क्या होगा, एक तो 50%, एक होगा विशेष बहुमत और दूसरा होगा
विशेष विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। यही है ना, समझ लेना इसको, यही है ना। अब यहां पर आइए, 3 भाग में, पहला साधारण बहुमत, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, है ना। ऐसे कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के अंदर जब हम करेंगे तो ये 2 तरीका है। वैसे सामान्य तरीके से इसको ऐसे लिख देंगे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रुक जाइए, इसको लिख सकते हैं सामान्य तरीके से। सामान्य तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे कितना अंतर आया, पहले ये देखो। एक तो आपने औपचारिक अनौपचारिक कर दिया। अनौपचारिक में पहले आते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। औपचारिक में क्या होगा, या तो आर्टिकल 368 के तहत 2 भागों में संशोधन होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। या आप कैसे लिखेंगे, जो सामान्य तरीका है उस तरीका में क्या होगा, सीधे 3 तरीके से, या तो साधारण बहुमत से, या विशेष बहुमत से, या आधे राज्यों के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। यही है ना। ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं ना। अब जब यहां पे आएंगे तो यहां कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं। अनौपचारिक का मतलब यह होता है कि बिना वास्तविक रूप से संविधान में संशोधन किए हुए नियमों में बदलाव। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे कि बिना वास्तविक रूप से संविधान में संशोधन किए हुए नियमों का बदलाव। अब सवाल है कि यहां पे ऐसा कैसे होगा, आपको पता है जब हमारा हायर कोर्ट, खास करके सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या परंपरा, ठीक है, के द्वारा कई बार हमारा जो नियम होता है वो बदल जाता है। जैसे रूल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीविकोपार्जन का साधन आर्टिकल 21 के अंदर आता है ना। आर्टिकल 21 सबको याद होगा, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हमने मान लिया, कोई बदलाव नहीं हुआ, हमने मान लिया, अनौपचारिक संशोधन, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि ये पर्टिकुलर चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं बदलाव किया, हमने मान लिया। तो आपको पता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर संविधान के किसी नियम की व्याख्या अलग तरीके से कर दी जाती है तो हम बिना संशोधन के उसको एज इट इज मान लेते हैं, अनौपचारिक हो गया वो। उसके बाद राष्ट्रपति हमारे महामहिम, ठीक है, राष्ट्रपति। इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने मान लिया है और वो दरअसल रूल नहीं है। जैसे राष्ट्रपति मैंने इसलिए लिखा था, भूल गया वहां पे, राष्ट्रपति का जो पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो एक परंपरा है। राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कोई रूल नहीं है, परंपरा है। और या एक हमने मान लिया उसको। इसके बाद देखो परंपरा का क्या है, इसको हटा दीजिए। परंपरा का क्या है, जैसे जो सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी होगी उसी को इनवाइट किया जाएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, जो चाहे, परंपरा है।
प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा? जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे वही बनेंगे, परंपरा है, कोई रूल नहीं है, लेकिन वो भी हमने मान लिया। तो ऐसे करके भी कई चीजों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से इनफॉर्मल तरीके से भी वास्तविक संशोधन किए बिना कुछ संशोधन किए जा सकते हैं और होते रहता है ऐसा। इसको हम लोग कहेंगे अनौपचारिक संशोधन। तो हो गया ना यहां। अब इसके बाद औपचारिक की बात अगर हम करें तो औपचारिक के लिए आपको पता है संविधान का जो पार्ट 20 है उसके अंदर आर्टिकल 368 एक्सक्लूसिव है, जो सिर्फ संविधान संशोधन से जुड़ा है, लेकिन उसमें सामान्य तरीके से यानी साधारण बहुमत 50% +1 वाला जो सिस्टम है ये इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन से होने वाले संशोधन को शामिल किया गया है। जबकि हम यदि फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से संविधान संशोधन को देखें तो सामान्यतः 3 तरीकों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन है, दूसरा आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार से होने वाले संशोधन है। उसके बाद आंसर को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि नहीं? क्लियर है सबका ना? कि कोई इसमें कंफ्यूजन है किसी एक को भी? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखो, जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए तो नोट्स पढ़ाई है, सारे नोट्स में डिटेल से चीजें दी गई है। यहां पे जहां कहीं आपको दिक्कत है वो हम पूरी तरह से समझाएंगे भी और लिखवाएंगे भी, और लिखवाने का जहां भी जरूरत होगा वहां, क्योंकि नोट्स के अंदर वो सारी चीजें दे रखी गई है, जिससे आपको कम से कम समय में आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो ना, अब यहां पे टाइम क्यों बर्बाद करना अपना? यहां पे अपना समय बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है। आइए फिर देखते हैं, सिर्फ याद कर लीजिएगा। जैसे साधारण बहुमत से निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, राज्यों का निर्माण, उनका नाम बदलना, सीमा बदलना टाइप की चीज़ें, आधे राज्यों को जो स्पेशल बहुमत है उसमें मौलिक अधिकार, डीपीएसपी ऐसे आ जाएगा। और फिर आधे राज्य प्लस विशेष बहुमत की जब बात होगी तो वहाँ पे आप सिंपल सा है, आर्टिकल 368 भी उसके अंदर आता है, या वैसी चीज़ें जो आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। जैसे राष्ट्रपति का यदि इलेक्शन प्रोसेस बदलना हो, एग्जीक्यूटिव में बड़ा बदलाव करना हो, लेजिस्लेचर में बड़ा बदलाव करना हो, तो वैसी स्थिति में उसको हम, या कोई जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में पावर का डिसबैलेंस करना हो, या फिर से उसको रीबैलेंस करना हो, या जो लिस्ट है हमारे पास स्टेट और सेंटर इन सबको चेंज करना हो, तो वैसी स्थिति में हमें आधे राज्यों का सपोर्ट भी चाहिए। अब यहां सवाल ये उठता है, एक सवाल यहां आता है कि क्या, इसको अब छोड़ दीजिए, क्या संपूर्ण संविधान में संशोधन संभव है? ठीक है, क्या पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। संविधान का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। जैसे केशवानंद केस के पहले बहुत सारे केस हुए जिसके अंदर बड़ा उठा पटक टाइप की चीजें हुई। प्रीएम्बल में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ना? तो उसमें तो संपूर्ण संविधान में तो केशवानंद ने कहा कि प्रीएम्बल ही एक छूट रहा था। उन्होंने बोला प्रीएम्बल भी संविधान का ही पार्ट है, प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होने के कारण इसमें अमेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 की बात है, इसमें क्लियर ये मेंशन किया गया और एक जो नया प्रिंसिपल दिया गया वो था बेसिक स्ट्रक्चर का। उस बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप बदल दो, पूरा दुनिया का जो चीज बदलना है बदल दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि इसको रिपब्लिक, जो इंडिया रिपब्लिक है उसको हटा दो, इंडिया डेमोक्रेटिक है वो हटा दो, इंडिया सेकुलर है वो हटा दो। अब हिंदू राष्ट्र आप नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए हिंदू राष्ट्र कभी हो ही नहीं सकता।
और बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते, केशवानंद ने बोल चुके हैं वो। बाद की कई और वर्डिक्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर का लिस्ट है वो बढ़ता ही चला गया। समझ में आ रहा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या था, हम कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब यहां एक सवाल उठता है कि हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। ठीक है, अब जो है वो इस बात पे मैटर फंसा है कि हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। लचीला किसको कहेंगे? जिसमें आसानी से परिवर्तन हो जाए, जो आसानी से अमेंड हो जाए। और भारत का संविधान पहले ही साल में बदल गया था, माने अमेंडमेंट पहले ही साल में हो गया था, और इतने ही कम समय में यहां पे टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। फैब 2025 का अपडेट अगर देखें तो 106 अमेंडमेंट यहां पे हो चुका है। ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिका के संविधान की बात करें तो अलग अलग डाटा है, लेकिन 27 के आसपास ही अमेंडमेंट हुआ है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल काम है। इंडिया में 106 हो गया, तो हमने कहा ये तो बड़ा लचीला है, ये तो बड़ा लचीला है। और लचीला कहने के कई कारण थे। पहला कारण कि बहुत कम ऐसे संशोधन है मतलब बहुत सारे ऐसे संशोधन है जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। बहुत कम संशोधन ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट चाहिए। हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि संविधान संशोधन करने के बाद उसको जनमत संग्रह के लिए रखा जाए, पब्लिक से पूछा जाए भाई क्या ठीक है कि गलत है, जैसा कि फ्रांस में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही अमेंडमेंट हो सकता है, किसी से पूछने की, राय करने की, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को कोई वीटो पावर नहीं दिया गया है। अगर वो पास होके जाता है सही या गलत, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही करना है। ये वो सारी चीजें हैं जो बताता है कि हमारा संविधान काफी लचीला है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो इसको कठोर भी बनाते हैं। जैसे ठीक है, हमारे यहाँ संविधान संशोधन करना आसान है, हम कंपेयर करें अदर स्टेट से, अदर अमेरिका जैसे कंट्री से, तो हमारा इजी है। लेकिन ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ टफ है। दूसरी तरफ हम यदि यहाँ अमेंडमेंट की बात करें तो जो भी मेजर अमेंडमेंट है, मुख्य अमेंडमेंट, या तो वो कम से कम विशेष बहुमत की इसमें जरूरत है, या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जरूरत है। और अभी के कोलिजन सरकार में, अभी का जो अलग अलग पार्टियों की सरकार अलग अलग देश के राज्य में है, या अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग सरकारें हैं और बहुदलीय व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में आधे राज्यों का समर्थन हर विषय पर लेना, अमेंडमेंट पे लेना आसान नहीं है। तो इस हिसाब से वो थोड़ा रिजिड भी हो जाता है। इसके बाद एक और है कि ठीक है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो उसको पास करे, लेकिन ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल 108 का नहीं है। दोनों ही हाउस को सेम यानी इक्वल पावर दिया गया है कि आर्टिकल 108 यहां पे लागू नहीं होगा, दोनों ही हाउस को अलग अलग इसको पास करना होगा। तो ऐसे और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, नोट्स में ऑलरेडी है, देख लेना, जिसके कारण हम इसको बहुत लचीला नहीं कह सकते, कठोर कह सकते हैं। लेकिन जब कंक्लूड करोगे तो आप बोलोगे कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो नियम बदले जाते हैं, तो सामान्य जो रूल्स होते हैं उसको बदलने के लिए हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, लचीला है कहीं ना कहीं। लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर को हिला सकता है, जो बड़े लेवल पे बदलाव कर सकता है, उसके लिए हमारा संविधान रिजिड है, क्योंकि उसके बदलाव के लिए एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के सपोर्ट की भी जरूरत है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा संविधान ना ही एकदम लचीला, ना ही एकदम कठोर, बल्कि उसके बीच की स्थिति में कहीं ना कहीं है। ठीक, क्लियर?
तो आपको ये नहीं कह देना है कि लचीला है, ये नहीं कह देना है कि ये कठोर है, उसके बीच में है, कुछ मामलों के लिए लचीला, कुछ के लिए कठोर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको एंड करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, किसी का कोई सवाल है तो बताओ, कोई भी सवाल किसी का भी हो तो बताइए। अब बस नोट्स है, उसको पढ़िए, कहानी खत्म। हाँ, सवाल है आपका? क्या सवाल है? मेरा ही सवाल है। मैं एक बार देख लेता हूं कि कौन कौन से सवाल, ऐसा कोई सवाल आया है जिसका डिस्कस करना चाहिए। देखो 69 में ही सवाल है। 69, अरे सही बताएं तो मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि जब से पढ़ा रहे हैं तब से करवा ही रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब से पढ़ा रहे हैं तब से करवा ही रहे हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये आया या नहीं आया। जैसे इंडियन मॉनसून है, ये सब इतना हो चुका है ना कि जैसे भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचा, चलो मूल ढांचे को अभी छोड़ दीजिए, मूल ढांचा भी तो हो ही गया ना। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है, कर दीजिएगा। क्रिटिकली डिस्क्राइब कैसे करोगे कि कैसे राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं दिया गया है ना। हाँ, सिर्फ पार्लियामेंट में ही उसको पास कर दिया जाता है, लोगों से जनमत नहीं लिया जाता है, बहुत सारे बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। तो ये आपका क्रिटिकल हिस्सा हो जाएगा। एक प्रोसेस बताएंगे, उसका क्रिटिसिज्म कर देंगे, दोनों आपका बताया हुआ है। 2-4 सालों का देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं पूछा इसमें। आ ही गया तो अच्छी बात है। नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन जब से लिखने आ गया है ना, तब से जो डायमेंशन है वो बढ़ गए हैं आपके, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। पहले तो थोड़ा ही बहुत लिखना था ना, तो वो काम चल जाता था, अब ये नहीं हो सकता है।